हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बिजनेस स्टडीज की हम लोगों ने आपके लिए क्लास स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने आपके लिए इस पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। और पहले चैप्टर के अंदर हमने आपके साथ काफी चीजें डिस्कस की थी। हमने ह्यूमन एक्टिविटीज को देखा था, हमने देखा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो ये कुछ चीजें हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस की थी पहले लेक्चर के अंदर। अगर आपने पहली क्लास हमारी नहीं देखी है तो एक बार आप पहली क्लास को जाके जरूर देख लें, क्योंकि पहली क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहली क्लास का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, साथ ही आई बटन में आपको ऊपर मिल जाएगा। तो वहां से आप क्लिक करके जाके पहले उस लेक्चर को देख लें, और देन इसके बाद उसको देखेंगे तो आपको जो कंसेप्ट की समझ होगी वो और भी बेहतर लगेगी। तो चलिए फटाक से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपकी आज जो क्लास होने वाली है वो उस क्लास के बाद का जो मामला है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि हमने क्या कुछ पढ़ रखा है। हमने बेसिकली एम्प्लॉयमेंट तक पढ़ रखा था और इसके साथ ही डिफरेंसेस को भी हमने उस क्लास में डिस्कस किया था। तो आज की जो क्लास होगी इसी के बाद की क्लास हम आज के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि जो बिजनेस है, बिजनेस के बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बिजनेस के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ये जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्हें तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी ओवरऑल बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स तीन पार्ट हैं। एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव है, एक आपका पर्सनल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है। यानी बिजनेस को जो हमने बनाया, बिजनेस जो सेटअप किया जाता है उसके तीन बड़े मुद्दे होते हैं, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो अब एक एक करके जानेंगे कि इकोनॉमिक क्या होता है, सोशल क्या होता है और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है। यानी जब बिजनेस एस्टेब्लिश होता है तो प्रॉफिट कमाने के पर्पस वाले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमारी इकोनॉमिक में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं वो क्या है। तो देखिए कहा गया है कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में पहला ऑब्जेक्टिव क्या, प्रॉफिट कमाना। भाई जो भी बंदा बिजनेस अर्न करता है उसके पीछे का पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट ही कमाना उसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो बिजनेस इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन विद रिस्पेक्ट फॉर सेल पर्पस अर्निंग अ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कमाना हमारा क्या होता है, एक मेजर इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है। और ये सच्चाई है कि प्रॉफिट के बिना आपका जो है बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि जो प्लांट है, एक पौधा है, वो पानी के बिना सरवाइव नहीं कर सकता है, वैसे ही बिजनेस भी आपका जो है वो प्रॉफिट के बिना सरवाइव नहीं कर सकता है। तो जैसे पानी चाहिए पौधे को, वैसे ही प्रॉफिट चाहिए किसको, बिजनेस को। नेक्स्ट कहा गया है कि मार्केट शेयर और क्रिएशन ऑफ कस्टमर। बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम अपना मार्केट शेयर बढ़ाएं। मार्केट शेयर समझते हैं, मार्केट शेयर का मतलब है कि नंबर ऑफ कस्टमर, आपके जो मार्केट के अंदर नंबर ऑफ कस्टमर है वो उनको बढ़ाना। प्रॉफिट तो हम जनरेट करेंगे, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, लोगों को की नीड को समझेंगे, उनकी जरूरतों को समझ के प्रॉफिट भी कमाएंगे। लेकिन हमारी कोशिश क्या होगी कि हम अपने बिजनेस का जो मार्केट शेयर है, जो नंबर ऑफ कस्टमर है, उनको भी बढ़ाते चले जाए। वो बढ़ाते रहेंगे तो नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ते रहेंगे, आपकी प्रॉफिट जो होगी वो धीरे धीरे करके आपका बढ़ा होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो सिर्फ प्रॉफिट कमाना पर्पज नहीं है, मार्केट शेयर भी बढ़ाना हमारा पर्पज होता है। अब आते हैं कि इनोवेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखिए अगर बिजनेस में आपको आगे जाना है, बिजनेस को आपको और बड़ा करना है, बिजनेस को और बेहतर करना है, तो आपको रेगुलर बेसिस पर उसमें इनोवेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बेटर इसके रिसोर्सेस करना पड़ेगा। इनोवेशन आप लाएंगे तो नयापन आएगा, नयापन आएगा, लोगों की जरूरतों को समझेंगे और हर जरूरत को समझ के अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे, तभी आप लोगों के लिए खास हो सकते हैं। जैसे एक बहुत छोटी सी मैं मिसाल आपके सामने रखना चाहूंगा। आपको शायद याद हो, अगर एक कंपनी हुआ करती थी 2000 करीब करीब, आप ये कह सकते हैं कि 2005 से लगा के सन 2012 13 14 15 तक एक कंपनी जिसका नाम हुआ करता था नोकिया। मतलब उस समय मोबाइल फोन का मतलब ही नोकिया होता था। लेकिन इसने क्या किया, अपने आप को इनोवेट नहीं किया, जरूरतों के हिसाब से अपने सिस्टम को बदला नहीं। तो आज ये मौका, एक समय आ गया है कि नए जमाने के लड़के जो होंगे, जो नए एज वाले लड़के, नोकिया का मतलब ही नहीं समझते नोकिया होता क्या है। तो एक दौर था जिसका मोबाइल मार्केट में लगभग 90% शेयर था, यानी कि हर 100 कस्टमर के पास 90 लोगों के पास, 100 कस्टमर में 90 लोगों के पास नोकिया का फोन होता था। आज नोकिया आपको दिखाई नहीं पड़ता है। रीजन क्या है, उसने अपने आप को इनोवेट नहीं किया।
तो इनोवेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो भी रिसोर्सेज हैं उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना भी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर समय अपने आप को क्या करना है, डायनेमिक रहना है और हर सिचुएशन पे अपने आप को चेंज करना है। ठीक है, अपना डिजाइन चेंज करना है, लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करना है, मशीनरीज को अपडेट करना है, न्यू टेक्नोलॉजी को अपडेट करना है। ये सब जब कर पाएंगे, प्रॉपर आपको रिसर्च करानी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसे लगाने हैं, उनको आपको और बेहतर करना है, तब जाके आप क्या करेंगे, बिजनेस में बेहतर काम कर सकते हैं। ये इसका बेसिकली एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। प्रोडक्टिविटी को आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई इंप्लॉई है 8 घंटे काम करने के बाद 10 यूनिट बनाता है, तो 8 ही घंटे में ये 10 यूनिट से कैसे इस प्रोडक्शन को हम बढ़ा के 10 की जगह 12-13 तक पहुंचा दे, इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए आप मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और तमाम सारे तरीके मार्केट में चल रहे होते हैं जिनको हमें क्या करना होता है, देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, तब हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। कुछ चीजों को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, जैसे अपनी वेस्टेज को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रोफिशिएंट यूटिलाइजेशन है मशीनरीज वगैरह का, सप्लाई ऑफ एचआर, इन सब चीजों को और आप बेहतर करके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सोशल ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या होता है, तो बिजनेस का जो सोशल आपका ऑब्जेक्टिव होता है, यानी हम सोसाइटी के लिए बिजनेस से क्या कुछ देते हैं, तो सोसाइटी के लिए हम बिजनेस के लिए बहुत कुछ देते हैं, क्योंकि जो बिजनेस है आपका बेसिकली वो सोसाइटी को सर्व करने के लिए बनाया गया है। तो हमारा पर्पस सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, सोसाइटी को सर्व करना हमारा अपने आप में क्या है, एक बिजनेस है। तो बिजनेस बेसिकली जो है वो कह सकते हैं बिजनेस इज वन ऑफ द पिलर है। बिजनेस क्या है, सोसाइटी का अपने आप एक बड़ा पिलर है जो सोसाइटी की तमाम सारी नीड को क्या करता है, सर्वाइव करने का काम करता है। तो बिजनेस पैसे अर्न करता है सोसाइटी से ही, सोसाइटी में गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके पैसे अर्न करता है। तो इसीलिए हमारे तमाम सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी बन जाते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो पहला जो हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है उस पर जरा गौर कीजिएगा। पहला इसका सोशल ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस। आपको मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज तो देना है, लेकिन कैसे देना है, रीजनेबल प्राइस पे। लूट मार मत मचाइए, वो प्राइस पर सामान बेचिए जो अफोर्डेबल हो, जिस प्राइस पर मार्केट में सामान बेचा जाए लोगों को खरीदने में तकलीफ ना हो। तो आपको हमेशा क्या करना है, अफोर्डेबल प्राइस पे सामान बेचना है। आपको मिसबिहेवियर नहीं करना है, ऐसे ब्लैक कह सकते हैं ब्लैक प्रमोशन नहीं करना है, मैनिपुलेट नहीं करना है, एडवर्टीजमेंट गंदी नहीं करनी, कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे कि हम गलत तरीका इस्तेमाल करके प्रॉफिट कमाएं। ये काम तो लोग करते हैं क्योंकि करप्शन हो ही रहा कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से, लेकिन फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि ना ये एक्टिविटीज आपको नहीं करनी है। दूसरा, समाज के लिए सबसे बेटर चीज क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। भाई हम बिजनेस सोसाइटी में करते हैं तो हमारे यहाँ लोग जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग आपके यहाँ क्या करेंगे, जॉब करेंगे। तो आप अपने आप में एक एम्प्लॉयमेंट देने का भी काम करते हैं, जो शायद हम किसी नौकरी में जाके एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक बिजनेस में हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट है फेयर रिम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज। जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनको हम रिम्यूनरेशन, उनको हम एक प्रॉपर सैलरी देते हैं। सैलरी कैसी देते हैं, फेयर। फेयर का मतलब उनके काम के अकॉर्डिंग, जो काम कर रहे हैं उस काम की जो सैलरी मुनासिब है वो मुनासिब सैलरी आप देंगे, कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो उनके साथ गलत होगा। नेक्स्ट है कम्युनिटी सर्विस। आप क्या प्रोवाइड करते हैं, आप मार्केट में सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। कम्युनिटी सर्विस का मतलब क्या है, आप तमाम तरीके की सेवाएं प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे लाइब्रेरी है, डिस्पेंसरी है, एजुकेशनल फाउंडेशन हो गया। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, मार्केट के अंदर प्रोवाइड करते हैं। सो बिजनेस एंटरप्राइजेस कैन बिल्ड स्कूल, कॉलेजेस, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट बॉडीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। ये सारी चीजें भी सर जो हमारी कह सकते हैं बड़े बिजनेस हाउसेस हैं वो सब प्रोवाइड कराते हैं। जैसे जो टाटा बिरला इस तरीके के जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके हॉस्पिटल्स भी हैं, उनके स्कूल्स भी हैं, जो तमाम सारे लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह सकते हैं हेल्प करते हैं। अब देखते हैं पर्सनल या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स क्या बनते हैं, यानी लोगों के कह सकते हैं एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको इसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पहली एम्प्लॉय के प्रति एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि हम एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड रखें और उसका इंगेजमेंट जो है बिजनेस में हम बढ़ाएं। हम क्या करें, अपने एम्प्लॉय को हम सबसे पहले हमें क्या करना है, सेटिस्फाइड करना है। भाई जो भी बंदा काम करता है उस काम से सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उसका जो वर्क फोर्स है उसको हम क्या करें, एक कंपनी के साथ उसको बढ़िया कनेक्ट करके रखें ताकि वो हमारे साथ और बेहतर तरीके से काम करे। एम्प्लॉय का हमें डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में सोचना है। जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम करते हैं उनके डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना है और उनका ग्रोथ भी हमें करवाना है। अगर हम उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे तब भी वो हमारे यहाँ ज़्यादा दिन तक काम नहीं करेंगे।
वर्क प्लेस डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। वर्क प्लेस डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का बेसिकली मतलब है कि आपको इस तरीके का वर्क फोर्स क्रिएट करना है कि जो कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर्स, पर्सपेक्टिव, कह सकते हैं अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग तरीके के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। आप ठीक है, प्रमोट जो क्रिएटिविटी है उसको प्रमोट करें, इनोवेशन, बेटर डिसीजन मेकिंग, यानी हम सबको इन्वॉल्व करके हम काम करेंगे। नेक्स्ट आपका हेल्थ और सेफ्टी, हम अपनी एम्प्लॉयज के लिए जो सेफ वर्क एनवायरनमेंट बना के रखेंगे, ठीक है, उनके लिए एक हेल्दी और सेफ स्टैंडर्ड रखेंगे, खाने पीने की मतलब कह सकते हैं कैंटीन वगैरह साफ होगी, साफ पानी होगा, एयर कूलिंग अच्छी होगी, ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे, उनका मोरल भी हम लोग समय समय पर बढ़ाने का काम करेंगे। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना भी ये सबसे इंपॉर्टेंट बेसिकली फंक्शन होता है। और इसके अलावा हम एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइजेशन भी प्रोवाइड करेंगे। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब है कि हम एम्प्लॉय को क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा कह सकते हैं कि इस तरीके से उसका हम मोरल बूस्ट करेंगे कि उसको जरूरत पड़ने पर कभी कभी कुछ अवार्ड्स वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें जो उसे कह सकते हैं मोटिवेट कर सकती हैं, वो सब हम प्रोवाइड कराने की भी कोशिश करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे। तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स 3 प्रकार के आपने पढ़े। सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा आपने पढ़ा सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा आपने इसके बारे में पढ़ा कौन सा ऑब्जेक्टिव, पर्सनल या ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव। अब हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस का क्लासिफिकेशन। जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। आप लोग भी देखिए, वीडियो देखते देखते पॉसिबल हो तो नोट्स भी बनाते रहिए, और जहां आपको लगता है कि हम चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके वापस फिर थोड़ा पीछे जाइए, दोबारा उसको सुनिए, तो आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। मौका लगे तो चाय नाश्ता भी करते रहिए बीच बीच में, कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ और भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो सब चीज़ों का ध्यान रखिए। सेहत का ध्यान भी रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, तो अब हम बिजनेस एक्टिविटीज़ की बात करें तो कहा गया कि बिजनेस का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट पर्पस के लिए जो हम बाइंग, सेलिंग या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, बेसिकली वो क्या होती है, वो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं। बिजनेस एक्टिविटीज को जब हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं तो उनका क्लासिफिकेशन का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा इस पर गौर फरमाइएगा, आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगी। देखिए, बिजनेस को हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं 2 पार्ट के अंदर। तो इसके 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक होता है इंडस्ट्री, एक होता है आपका क्या, कॉमर्स। बिजनेस को हम क्लासिफाई करते हैं किसमें, 2 पार्ट में। पहला कौन सा होता है, इंडस्ट्री, दूसरा कौन सा होता है, कॉमर्स। इंडस्ट्री जो होती है 3 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी इंडस्ट्री, एक सेकेंडरी इंडस्ट्री, और एक होती है हमारी टर्सरी, जिसे हम सर्विस इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब हम कॉमर्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो कॉमर्स 2 प्रकार का होता है, ट्रेड होता है एक, ऑक्सिलरी टू ट्रेड, या जिसे हम एड टू ट्रेड भी बोलते हैं। अब अगर हम लोग फर्दर आ जाए प्राइमरी एक्टिविटी, तो प्राइमरी एक्टिविटी को हम क्लासिफाई करें तो 2 तरीके की होती है, एक एक्सट्रैक्टिव होती है, एक जेनेटिक इंडस्ट्री होती है। और जो सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग होती है और एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है। क्लियर है आपका। इसी तरीके से हम ट्रेड को क्लासिफाई करें तो इंटरनल ट्रेड है, एक एक्सटर्नल ट्रेड है। इंटरनल ट्रेड में होलसेल और रिटेल होता है। एक्सटर्नल में क्या क्या होता है, एक्सटर्नल के अंदर क्या होता है भाई, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है और इंटरपोर्ट होता है। नाम आपने सुने होंगे, इनको हम आगे डिटेल के अंदर भी डिस्कस करेंगे। तो इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है और इंटरपोर्ट होता है। अगर हम लोग आ जाएं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पे, जिसे हम एड्स टू ट्रेड बोलते हैं, तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वेयर हाउसिंग होता है, इंश्योरेंस होता है, बैंकिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है और एडवर्टाइजिंग होता है। यानी कि जब हम बिजनेस का क्लासिफिकेशन करते हैं तो फिर क्लासिफिकेशन इसका काफी ब्रॉड है, काफी महत्वपूर्ण है, और बहुत कुछ तो ये बयां करेगा। जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आप इस चार्ट को ही बारीकी से समझ जाएं तो मान लीजिए आपकी काफी जो दिक्कतें हैं इसी से दूर हो जाने वाली है। तो बिजनेस का क्लासिफिकेशन 2 प्रकार का, किसमें, इंडस्ट्रीज और कॉमर्स में। इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन 3 में है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और कॉमर्स का है किसमें, ट्रेड में और ऑक्सिलरी टू ट्रेड में, ठीक है। प्राइमरी को हम क्लासिफाई करें तो क्या है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। सेकेंडरी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। और इसके बाद ट्रेड में क्या है, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर क्या है, होलसेल, रिटेल। एक्सटर्नल में क्या है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। और ऑक्सिलरीज में क्या है आपका, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड एडवर्टाइजिंग। तो काफी कह सकते हैं बड़ा कंसेप्ट है, खूब डिटेल के अंदर जब आप पढ़ेंगे तब सब कुछ कवर कर पाएंगे, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग निपटा लेंगे ही उसको। तो चलिए आगे का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन की जब बात करते हैं तो 3 क्लासिफिकेशन देखे गए, इंडस्ट्री और कॉमर्स।
तो इंडस्ट्री कॉमर्स, दोबारा देखिए फिर से इंडस्ट्री आ गया, ये इंडस्ट्री नहीं होना चाहिए, हाँ सॉरी इंडस्ट्री होना क्यों चाहिए, मतलब उसी की हेडिंग है ये बेसिकली। तो इंडस्ट्रीज को जरा समझते हैं क्या होता है। देखिए इंडस्ट्री में और कंपनी में फर्क होता है, मैं जरा इसको बता देता हूं आपको। जैसे कि एक पढ़ते हैं आप इंडस्ट्री और एक चीज आप पढ़ते हैं कंपनी। तो इंडस्ट्री में और कंपनी में एक फर्क होता है। कंपनी बेसिकली एक इंडिविजुअल फर्म है, जो कि एक पार्टिकुलर कह सकते हैं कि काम को परफॉर्म करने का काम करती है, किसी एक पार्टिकुलर चीज में मैन्युफैक्चरिंग या सेलिंग, परचेजिंग एंड सेलिंग का काम करती होगी। इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी सिमिलर कंपनीज आ सकती हैं जो कि सिमिलर नेचर के काम को परफॉर्म करने का काम करती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए एक जूते की कंपनी, मान लो नाइकी या रेड चीफ या वुडलैंड। तो ये जूते की जब कंपनी की बात करेंगे तो नाइकी अलग कंपनी है, रेड चीफ अलग है, वुडलैंड अलग है, आपकी रेडिडास अलग है, और भी बहुत सारी कंपनी चलती हैं। तो अगर हम जूते की सारी कंपनीज को एक साथ इनका नाम लेना हो तो इसे हम क्या बोलेंगे? शूज इंडस्ट्री। और अगर पार्टिकुलर एक कंपनी का नाम लेना हो तो उस कंपनी का हम क्या करेंगे? नाम लेंगे। तो इंडस्ट्री क्या है? ब्रॉड टर्म है। तो देखिए कहा गया है द सेक्टर वेयर रॉ मटेरियल गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। यानी जहां पर रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है वो इसके अंदर आता है, बेसिकली इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। और जो ये इसमें क्या क्या होता है? प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग का जो काम होता है बेसिकली वो इंडस्ट्रीज के अंदर होता है। ठीक है। तो रेयरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल और लिविंग स्पाइसेस आर इंक्लूडेड इन द इंडस्ट्री। चाहे आपका वो रिप्रोडक्शन वाला काम हो, एनिमल्स का रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो आपके पेड़ पौधों संबंधित काम, सब उनको उगाकर बेचने का काम हो, या आपकी जो लिविंग स्पाइसेस हैं, ये सारी चीजें भी किसके अंदर आती हैं? इंडस्ट्रीज के अंदर ही आती हैं। तो जब इंडस्ट्रीज का आप फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे तो इन चीजों को और बेहतर तरीके से हमें समझ में आएंगी चीजों को। तो एक क्लासिफिकेशन आपको जरा दिखाते हैं। ये क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज का। तो प्राइमरी में दो चीजें आती हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आती है और एक जेनेटिक इंडस्ट्री आती है। सेकेंडरी में क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री होती है। और ट्रेजरी के अंदर आपकी वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए, तो अब हम अगर हम लोग सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री को देखें तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? तो प्राइमरी के बारे में कहा गया है कि इट इज आल्सो नोन एज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ डायरेक्टली फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, एयर एंड लैंड। कहा गया है कि प्राइमरी इंडस्ट्री बेसिकली एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी एक्टिविटी होती है, जो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ की जो एक्टिविटी है, डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ी होती है, जमीन से जुड़ी होती है। चाहे वो हमारी वाटर से एक्टिविटी जुड़ी हो, चाहे एयर से हो, चाहे लैंड से हो। यानी जो भी हम काम करते हैं यहाँ पर, वो सारी की सारी एक्टिविटीज हमारी नेचुरल रिसोर्सेज के साथ कनेक्टेड है। इसीलिए इसे हम एक्सट्रैक्शन या प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी कहते हैं। इसीलिए इसको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्शन या उसकी प्रोसेसिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें अगर आप और से गौर से देखिएगा तो एक्सट्रैक्टिव जो इंडस्ट्री है वो क्या बताती है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का बेसिकली मतलब क्या है? यानी दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट टू ड्रॉ आउट प्रोडक्ट फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे जो रॉ मटेरियल हम नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्टली लेते हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल हम लेते हैं? दैट आर मोस्टली प्रोडक्ट ऑफ द सॉइल्स, जो हम जमीन से, यानी कि जो जमीन है, जमीन से ही डायरेक्टली जो प्रोडक्ट हम लोग क्या करते हैं, वहां से रिसोर्सेज को निकालते हैं। जैसे कि फार्मिंग हो गई, वो हम जमीन से करते हैं। माइनिंग हो गई, माइनिंग के अलावा हंटिंग, शिकार करने का काम, मछली पालने का काम, ठीक है, लुम्बरिंग, ये सारी एक्टिविटीज हमारी क्या है? जमीन से जुड़ी हुई एक्टिविटीज हैं, मतलब जमीनी स्तर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज है। यहाँ जो हम रिसोर्सेस निकालते हैं वो डायरेक्टली हम जमीन से निकालते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री की हम बात करें तो यहाँ पे क्या है? जो हमारी लिविंग थिंग्स होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उससे संबंधित है। जैसे बर्ड्स हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, इनसे संबंधित हमारे काम है। जैसे आप जानते होंगे जानवर पालने का काम हो गया, डेयरी फार्म हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, मुर्गी पालन जिसे हम बोलते हैं, नर्सरी का काम हो गया, मछली पालन का काम हो गया। ये सारे जो रिसोर्सेस हैं ये किससे संबंधित है? ये जेनेटिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आपको बहुत बारीकी से समझना है, सवाल पूछा जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरीके से जब हम सेकेंडरी इंडस्ट्री पे आते हैं तो सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इससे जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल हमने प्राइमरी से निकाला, उसको हम क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर।
यानी कि जो रॉ मटेरियल हमने पहले से निकाला उसे हम फिनिश गुड्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करने का काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री बेसिकली क्या करती है, वो प्रोसेस करती है किसको, प्रोसेस करने का काम करती है रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स के अंदर। तो इसमें दो कह सकते हैं इसके सब डिवीजन है, एक कौन सा है मैन्युफैक्चरिंग और एक कौन सा है इसके अंदर कंस्ट्रक्शन का। तो मैन्युफैक्चरिंग को समझ लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली आपकी जो इंडस्ट्री है इसके अंदर क्या होता है, रॉ मटेरियल को हम लोग कन्वर्ट करते हैं सेमी फिनिश गुड्स के अंदर या फिनिश गुड्स के अंदर। रॉ मटेरियल को हम सेमी फिनिश या फिनिश गुड्स के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर से क्या किया गया, शुगर केन यानी गन्ने को प्रोड्यूस किया गया और उस गन्ने को शुगर मिल में शुगर में कन्वर्ट किया गया। तो गन्ने को प्रोड्यूस करना इज प्राइमरी एक्टिविटी और शुगर मिल के अंदर उस गन्ने को शुगर में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बात समझ में आ रही होगी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जैसे क्या होती है, जैसे बिल्डिंग बनाना, डैम बनाना, रोड बनाना, ओवरब्रिज बनाना, ठीक है, आयरन हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, लाइम हो गया, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के एग्जांपल्स हैं। क्लियर है ये सब कुछ। अब आते हैं किसमें, ट्रेसरी इंडस्ट्री पे। तो ट्रेसरी इंडस्ट्री भाई सर्विस इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर सर्विस से जुड़ी हुई चीजों को हम लोग शामिल करते हैं। जैसे आपका कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सारी एक्टिविटीज इसके अंदर शामिल की जाती है। सर्विस सेक्टर वाली जितनी भी सुविधाएं हैं वो इसी के अंदर आपकी कंसिडर की जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्स के अंदर। अब आप जानेंगे कि कॉमर्स क्या होता है, ठीक है। एक इंडस्ट्री वाला पार्ट आप जान गए, इंडस्ट्री जान गए। इंडस्ट्री में आपने देखा कि 3 इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब आते हैं किस पे, कॉमर्स पे। तो कॉमर्स जो है आपका फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कॉमर्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, यानी कॉमर्स का मतलब क्या है कि ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अल्टीमेट कंज्यूमर। एक प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने में जितनी एक्टिविटीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं वो सब कॉमर्स के अंदर क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। गौर कीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग करके कोई प्रोडक्ट मान लो बना, अब उस प्रोडक्ट को हमें कस्टमर तक पहुंचाना है, तो कस्टमर तक पहुंचाने में तमाम एक्टिविटीज आएंगी, तो वो सारी एक्टिविटीज कॉमर्स के अंदर आ जाती हैं। देयर विल बी नो यूज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स अनलेस एंड अनटिल दीज गुड्स रीच द अल्टीमेट कंज्यूमर। कहा गया कि जब तक कंज्यूमर तक पहुंचेगा नहीं ये प्रोडक्ट, तब तक जो एक्टिविटी आएंगी वो इसका पार्ट हो जाएंगे। क्लियर है ना। तो क्या क्या चीजें आती हैं एक बार जरा गौर से समझते हैं। तो पहले तो इसका क्लासिफिकेशन आप जान चुके हैं कि एक ट्रेड होता है, एक एड्स टू ट्रेड, जिसे हम ऑक्सिलरी टू ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। ये जो आपका एड्स टू ट्रेड है इसे हम ऑक्सिलरी टू ट्रेड भी बोलते हैं। इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही चीज है, कंफ्यूजन होना जरूरी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फिलहाल। चलिए, तो इसके डिफरेंस का एक चार्ट मैं आपको दिखाता हूं जो आपको देख के खूबसूरत भी लगेगा और काफी आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। तो देखिए, कॉमर्स के 2 हिस्से हैं। कॉमर्स का पहला हिस्सा क्या है, पहला है ट्रेड, दूसरा ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड में कौन सा है आपका इंटरनल, इंटरनल में कौन कौन आता है, रिटेल, होलसेल। एक्सटर्नल में क्या आता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। और एक्सोडीज में क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग, ये सब कुछ आता है। अब चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट आगे अगले पार्ट की तरफ। तो अब सबसे पहले जानेंगे कि ट्रेड क्या होता है। तो ट्रेड की बात करें तो देखिए कहा गया है कि ट्रेड बेसिकली जो है आपका इंट्रीगल पार्ट ऑफ कॉमर्स है। ट्रेड क्या है, कॉमर्स का एक इंट्रीगल पार्ट है। इट इंक्लूड्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके अंदर सेलिंग और बाइंग का काम होता है। यानी द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स ब्रिंग टुगेदर द मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर। यानी ट्रेड बेसिकली क्या है, ट्रेड जो है आपकी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो फर्म है, यानी जो आपकी कंपनीज हैं, और इस तरफ क्या है आपके कंज्यूमर्स हैं, इनके बीच का एक पुल है। आप समझिए कि मान लीजिए बीच में एक नदी है, एक सपोज इस तरीके से एक नदी निकली है और नदी के ऊपर का जो पुल है वो क्या है, वो ट्रेड है। मैन्युफैक्चरिंग ने गुड्स को प्रोड्यूस किया और कंज्यूमर उसे कंज्यूम करेगा, तो यहां से उस गुड्स को उठा के कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ट्रेड करता है। इसलिए कहा जाता है कि ट्रेड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि एक लिंक है किसके बीच का, मैन्युफैक्चर और कंज्यूमर के बीच का एक सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है। तो इसके जो पार्ट आपने पढ़े थे, इंटरनल पढ़ा था और एक्सटर्नल पढ़ा था। तो पहले इंटरनल जान लेते हैं। इंटरनल का मतलब है कि जो बाइंग एंड सेलिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज की विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री। एक देश के भीतर जो भी बाइंग और सेलिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बेसिकली इंटरनल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड होता है, उसी को हम लोग होम ट्रेड भी कहते हैं, उसे हम डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं, ठीक है। उसे यूनिलैटरल ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
ये सारी नामों से उसे हम जानते हैं, जो जाहिर सी बात है होम करेंसी के अंदर ही किया जाता है। क्योंकि एक देश के अंदर होगा तो एक देश में एक करेंसी चलती है, तो उसे हम वहीं की लोकल करेंसी में उस एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। तो इंटरनल में दो चीजें हैं, एक होलसेल है, एक क्या है, रिटेल है। तो होलसेल जानते हैं कि हम बड़ी क्वांटिटी में कोई सामान खरीद, होलसेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीद के लाता है और छोटी छोटी क्वांटिटीज में उसे क्या करता है, कस्टमर को सेल रिटेलर को सेल करने का काम करता है। आमतौर पे इनका मार्जिन जो होता है वो कम होता है, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा सेल करते हैं, इसलिए वो लोग प्रॉफिट अच्छा कमा लेते हैं। रिटेलर क्या करता है, होलसेलर से कह सकते हैं थोड़ी बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीदता है और सिंगल क्वांटिटी में कस्टमर को अल्टीमेट बेचता है। तो ये होता है आपका रिटेलर। आपके आसपास मोहल्ले में दुकानें होती हैं वो रिटेल शॉप उन्हें कहा जाता है। एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर जो बाइंग और सेलिंग होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट ऑफ कंट्री, हमारे देश के बाहर जो इंटरनल जो ट्रेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड। ये एक या एक से अधिक कंट्रीज के बीच में हो सकता है। इसे हम इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड के नाम से भी जानते हैं, जिसमें एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंटरपोर्ट तीनों चीजें होती हैं। एक्सपोर्ट का मतलब जानते होंगे, एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि सेल टू अदर कंट्री, हम दूसरे कंट्रीज में सेल करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हम परचेज करते हैं कहां से, दूसरी कंट्री से। सो परचेज फ्रॉम अदर कंट्री, दूसरी कंट्री से हम परचेज करते हैं। और इंटरपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हमने एक जगह से परचेज किया, यानी परचेज फ्रॉम वन नेशन, एक देश से हमने खरीदा और अगले देश को हमने बेच दिया, एंड सेल टू अदर, इसको क्या बोलते हैं, इंटरपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में हम सामान बेचते हैं, इंपोर्ट में सामान मंगवाते हैं, इंटरपोर्ट में हमने दूसरे देश से मंगवाया और दूसरे देश को बेच दिया, उसे क्या बोलते हैं, इंटरपोर्ट बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग किसमें, एड्स टू ट्रेड में, जिसे हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के नाम से जानते हैं। तो एड्स टू ट्रेड क्या है, एड्स टू ट्रेड के अंदर क्या क्या आता है, तो आपने पढ़ा था क्या क्या आता है, ट्रांसपोर्ट आता है बेसिकली, कम्युनिकेशन आता है, बैंकिंग आता है, इंश्योरेंस आता है, वेयर हाउसिंग आता है और एडवर्टाइजिंग आता है। ये सारी चीजें बिजनेस के काम को और बेहतर बनाने का काम करती हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई दिक्कत हो आपको तो आप इसमें पूछ सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से यहाँ तक का जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको इससे संबंधित कुछ और चीजें हैं, जो कि ये क्लास आपकी फिर बहुत बड़ी हो जाएगी और बहुत बड़ी क्लास होगी तो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत होती है उतनी बड़ी क्लास को हैंडल करना। अभी इसमें जो कि बिजनेस रिस्क शामिल है, वैसे इस क्लास को हम इसी के अंदर शामिल कर लेते हैं, क्योंकि अगली क्लास फिर हम थोड़ी सी शॉर्ट भले कर ले, लेकिन इसमें इसको ही कंसिडर कर लेते हैं। चलिए, तो अगली क्लास में नहीं, इसी क्लास में इसको हम लोग देख लेते हैं। अब बचता है कॉमर्स के अंदर एक टॉपिक है कॉमर्स हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी समस्याएं थी, लोगों की कुछ ऐसी समस्याएं थी जिन समस्याओं को यहाँ डिस्कस किया गया है और उन समस्याओं को कॉमर्स ने किस तरीके से एलिमिनेट किया है उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। तो द प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ द गुड्स आर नॉट ऑलवेज सिचुएटेड एज द सेम प्लेस, यानी कि प्रोडक्ट बनाने वाले और प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने वाले एक जगह दोनों नहीं होते हैं। तो जब दोनों एक जगह नहीं होते हैं तो इसका मतलब है कि दे कुड बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम देयर रिटेलर, या जो भी अवेलेबल होगा उनको हम उसके खरीदेंगे, यानी प्रोडक्ट को बाय करके क्या करेंगे, कंज्यूम करने का काम करेंगे। तो प्रोड्यूसर से जो कंज्यूम करने का काम है उसमें इसको किसने दूर कर दिया, गौर कीजिएगा इस बात पे। यानी कि एक कंपनी जो सामान प्रोड्यूस करती है वो यहाँ पे है और एक कंज्यूमर जो इसको कंज्यूम करेगा वो मान लो यहाँ पे। अब इनके बीच में क्या है कि हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब एक बैरियर है। तो इस बैरियर को दूर करने का काम किसने किया, इस बैरियर को दूर करने का काम किसने किया, हमारे जो ट्रेडर हैं, हमारे जो रिटेलर हैं, हमारे जो होलसेलर हैं, इन लोगों ने क्या किया, इसको दूर करने का काम किया। तो एक हिंड्रेंस जो थी पर्सन वाली वो इन्होंने दूर कर दी, चाहे आपके वो रिटेलर हो होलसेलर हो, इन्होंने इस समस्या को खत्म कर दिया। अब आते हैं हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज पे। तो जो एक्सचेंज का इशू था, एक्सचेंज का मतलब है कि जो बेसिकली सेलिंग एंड बाइंग वाला था, मनी की फॉर्म में जो सेलिंग एंड बाइंग करते हैं, वो भी अपने आप में दिक्कत थी। सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एट लार्ज स्केल इज अंडरटेकिंग बाय द पर्पस ऑफ सेलिंग फॉर मनी। भाई प्रोडक्शन किस लिए होता है कि हम गुड्स को बना के बाद में उसे सेल करेंगे। तो सेल करना क्या है, अपने आप में कह सकते हैं एक इशू है, उसे किसने दूर कर दिया, उसे कॉमर्स ने किया। कॉमर्स हेल्प देम टू ब्रिंग टुगेदर फॉर द प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड देयर गुड्स फॉर द मनी। प्रोड्यूसर को कंज्यूमर तक पहुंचाया और उसके बाद उसको सेल करने का काम कर दिया। तो ये जो भी एक्सचेंज, ये भी जो समस्या थी, ये भी कॉमर्स ने दूर कर दी।
हिंड्रेंस ऑफ प्लेस मतलब एक पार्टिकुलर प्लेस होना चाहिए था जिस प्लेस के ऊपर क्या हो सामान को हम सेल परचेज करें, तो वो समस्या भी किसने दूर कर दी? ट्रांसपोर्टेशन ने। ट्रांसपोर्टेशन ने क्या किया, एक सामान को एक जगह से उठा के, अब देखिए एक प्रोडक्ट मुंबई में बनता है और दुनिया पूरे भारत भर में सब कहीं बिक रहा है, तो प्लेस की समस्या किसने दूर कर दी आपकी? इसने दूर कर दी, ट्रांसपोर्टेशन ने। हिंड्रेंस ऑफ टाइम की बात करें तो टाइम जो था अपने आप में एक ये भी बड़ा इशू है। बट टाइम क्या है? टाइम भी अपने आप में एक बड़ा इशू है। तो टाइम को किसने दूर किया? टाइम को बेसिकली किसने दूर किया? स्टोरेज ने। हम किसी भी सामान को ज्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते थे, तो जो वेयर हाउसेस, बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनाए गए जहां पर आपको चीजों को प्रिजर्व करके रखा जाता है। आप देखिए मटर पनीर आप खाते हैं तो पनीर जो होता है वो पूरे साल नहीं प्रोड्यूस होता, पूरे साल पनीर प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन कंजप्शन करने के लिए मिलेगा, क्योंकि बड़े वेयर हाउसेस हैं, जो स्टोर हैं जहां पर इसको स्टोर करके रखा गया। अब आता है हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज के हिंड्रेंस को किसने दूर किया? नॉलेज के हिंड्रेंस को भी तमाम तरीके से दूर किया गया। एडवर्टीजमेंट ने क्या किया, आपको बेसिक छोटी छोटी जानकारी एडवर्टीजमेंट ने क्या किया, हर जगह जगह लोगों तक पहुंचा दिया, सेल्समैन को भी, कस्टमर को, सबको। तो बेसिकली अपने आप में एक बड़ा कह सकते हैं, जो तमाम सारी रिस्क थी उन सारी रिस्क को कॉमर्स ने क्या किया, दूर करने का काम किया। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें एक टॉपिक छूट रहा था, उसको भी कवर ही कर लेते हैं। एक टॉपिक है आपका कंसेप्ट ऑफ बिजनेस रिस्क का। बिजनेस रिस्क बेसिकली क्या होती है समझिएगा जरा। बिजनेस रिस्क की हम लोग बात करें तो कहा गया है कि बिजनेस रिस्क कैन बी डिफाइंड एज द अनसर्टेनिटीज। बिजनेस के अंदर कुछ अनसर्टेनिटीज होती हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस रिस्क बोलते हैं। यानी बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, जो प्रॉफिट आप सोचते हैं प्रॉफिट की जगह लॉस हो सकता है, कुछ चीजें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस रिस्क बोलते हैं। बिजनेस रिस्क का नेचर कैसा होता है? तो नेचर को बहुत आराम से आप समझ सकते हैं भाई, रिस्क का नेचर कैसा होता है। रिस्क हमेशा कैसी होगी? अनसर्टेन होगी, आपके पकड़ से बाहर होगी। तो अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, कुछ अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं, डिमांड में चेंजेस हो सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदल सकती है, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, ये सारी चीजें क्या है? अनसर्टेनिटीज है। बिजनेस, चूंकि रिस्क जो है बिजनेस का एक इसेंशियल पार्ट है, और हर बिजनेस को रिस्क को ध्यान में रख के ही एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है। तो कुछ तो रिस्क होती हैं अवॉइडेबल, जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हो, कुछ होती है अनअवॉइडेबल, जिन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। बिल्कुल बात करेक्ट है। अगर बिजनेस बड़ा होगा तो रिस्क ज्यादा होगा, बिजनेस छोटा होगा तो रिस्क कैसा होगा? कम होगा। तो जो रिस्क की डिग्री है वो आपके बिजनेस के कह सकते हैं नेचर पे डिपेंड करता है, बिजनेस किस तरीके का है आपका। प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ बियरिंग द रिस्क। बिल्कुल बात सही है, जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, बिना रिस्क के कोई प्रॉफिट ही नहीं मिलता है। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, ये तो कहा ही जाता है। अब एक बात समझते हैं कि बिजनेस रिस्क के कॉजेज कौन से होते हैं। तो कॉजेज उसके होते हैं, आपके कई कॉजेज हैं, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कॉजेज हैं नेचुरल कॉजेज, जैसे कि अर्थक्वेक आ सकता है, फ्लड आ सकता है, ड्रॉट हो गया। अब मान लीजिए बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, सूखा आ जाए, तो इनकी वजह से भी आपके बिजनेस को डिस्टर्ब हो सकता है। अभी को ध्यान होगा कोविड-19 हुआ था तो सारे बिजनेस क्या हो गए थे? डाउन पड़ गए थे। तो नेचुरल कॉजेज भी बिजनेस को क्या कर सकते हैं? बहुत ही बैडली इंपैक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ ह्यूमन कॉजेज होते हैं, ह्यूमन कॉजेज भी बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं। ह्यूमन कॉजेज कैसे हो सकते हैं? जैसे कि अगर आपके अपने जो इंप्लॉइज हैं, कुछ इंप्लॉइज आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएं, अच्छे इंप्लॉइज, उससे नुकसान हो सकता है। कुछ इंप्लॉइज हरामखोरी करना स्टार्ट कर दें, डिसऑनेस्टी के साथ काम करें, उससे आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, मार्केट में कॉम्पिटिटर इस तरीके के आ गए जो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे आपको वेस्टेज हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उससे दिक्कत हो सकती है। तो ये आपकी ह्यूमन कॉजेज हो सकते हैं। और इकोनॉमिकल कॉजेज भी हो सकते हैं, जो हमारे इकोनॉमिकल इंडिकेटर हैं वो अगर कुछ ऐसे उलटफेर कर दे जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो इकोनॉमिकल कॉजेज में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? जैसे कि आपकी मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, यानी इकोनॉमिक कॉजेज आर रिलेटेड टू द चेंजेस ऑफ लॉसेस ड्यू टू चेंजेस इन द मार्केट। मार्केट में फ्लक्चुएशंस की वजह से, जैसे डिग्री ऑफ कंपटीशन आपका चेंज हो जाए जिसका आपके अर्निंग पर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा, या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो जाए, गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भैया ये फलाना प्रोडक्ट नहीं बने बिकेगा। जैसे अभी आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि पॉलीथीन बैन कर दी जाती है, कभी पॉलीथीन चालू कर दी जाती है। तो ये सारी पॉलिसीज भी बिजनेस को बहुत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट करती है। अब आते हैं इसके बाद हम किस पे? फिजिकल कॉजेज पे। तो इसके कुछ फिजिकल कॉजेज हैं।
फिजिकल कॉजेस कौन कौन से होते हैं, यानी ऑल द कॉजेस दैट आर डैमेजेस ऑफ एसेट्स, यानी फिजिकली आपकी एसेट्स को कभी डैमेज हो जाए, टेक्नोलॉजी आपकी आउटडेटेड हो जाए, आपकी मशीनरी पुरानी हो जाए, आउटडेटेड हो जाए, ठीक है, आपके किसी इंप्लॉयर का एक्सीडेंट हो जाए, इंप्लॉय का सॉरी, या आपकी कोई एसेट डैमेज हो जाए, तो ये क्या है, ये आपके फिजिकल कॉजेस हो सकते हैं बिजनेस रिस्क के। अब आते हैं टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क पे, अंतिम टॉपिक है इसका। तो बिजनेस रिस्क के अपने कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे एक होता है इंश्योरेबल रिस्क, एक होता है नॉन इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क का मतलब होता है वो रिस्क जिसका आप इंश्योरेंस करवा सकते हो और इंश्योरेंस करा के उस लॉस से आप बच सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने अपनी क्या किया, चोरी का इंश्योरेंस, बिजनेस का इंश्योरेंस करा रखा है, तो लॉस अगर मान लीजिए आग लग जाएगी, चोरी हो जाएगी, तो उस केस में कुछ हद तक आप इंश्योरेंस को कवर कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने फायर इंश्योरेंस ले लिया, तो उससे आपको फायर से प्रोटेक्शन हो जाएगा। फ्लड के लिए ले सकते हैं। अर्थक्वेक वगैरह के जो डैमेजेस होते हैं वो बेसिकली जो कि गॉड कह सकते हैं, गॉड की वजह से होते हैं। तो अपने उस पे उसके ऊपर एक मूवी भी आई थी, इसको हम लोग बोलते हैं वो माय गॉड करके, तो वो आपने देखा भी होगा, तो उसमें एक केस हुआ था इसी तरीके का, तो वो अलग इशू है, बट कुछ रिस्क को आप रिकवर मतलब कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। नॉन इंश्योरेबल रिस्क का मतलब है वो इंश्योरेंस जिसका इंश्योरेंस नहीं कराया जा सकता है। किसका नहीं करा सकते हैं आप इंश्योरेंस, मार्केट में डिमांड घटेगी बढ़ेगी, इसका कोई इंश्योरेंस आप नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। आपके एम्प्लॉय अच्छे से काम करेंगे नहीं करेंगे, इसका कोई इंश्योरेंस नहीं करा सकते हैं। एम्प्लॉय सब हरामखोरी नहीं करेंगे, इसका कोई इंश्योरेंस नहीं करा सकते हैं, ठीक है। अब आता है मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। तो रिस्क को आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, तो देखिए रिस्क को मिनिमाइज करने का यही तरीका है कि आप कुछ चीज़ों को अगर ध्यान देना स्टार्ट करेंगे तो रिस्क आपके मिनिमाइज हो जाएगा। जैसे अवॉइड इटसेल्फ फ्रॉम एंटरिंग इनटू रिस्की ट्रांजैक्शंस, तो कोशिश करो रिस्की ट्रांजैक्शंस तो आप अवॉइड करो। दूसरा है आपका प्रिवेंटिव मेजर्स कैन टेक इन द लाइक फायर फाइटिंग, तो आग वगैरह से बचने के लिए आप क्या करिए, कुछ जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसफर द रिस्क टू इंश्योरेंस कंपनीज, जो इंश्योरेंस कंपनी को हम रिस्क ट्रांसफर कर सकते हैं उसका इंश्योरेंस करवा लें। शेयर द रिस्क बाय इंटरप्राइज, आप क्या कर सकते हैं, अपने इंटरप्राइज में रिस्क शेयर कर सकते हैं। रिस्क कैसे शेयर कर सकते हैं, प्राइजेस वगैरह को कम करके आप रिस्क वगैरह को शेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कुछ कह सकते हैं पूरा का पूरा का टॉपिक जो है इस तरीके से कवर अप होता है, और काफ़ी ये बड़ी क्लास हो गई आपकी, तकरीबन मुझे लग रहा है ये क्लास आपकी लगभग 35 से 40 35-36 मिनट की क्लास हो गई, लेकिन मैंने कोशिश की आपको जो बेसिक बातें हैं आप तक सब पहुंचा दी जाए। तो आपका जो चैप्टर 1 है वो चैप्टर 1 आपका इसी लेक्चर के साथ कंप्लीट होता है। तो आपने इसका कह सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर दोनों आपने ठीक से देखे होंगे तो पूरा का पूरी आपकी जो क्लास होगी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। बाकी अगर कोई आपकी क्वेरीज है तो उसे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, कोई आपका सजेशन है, कोई आपको कंफ्यूजन है, किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो वो आप सब कुछ हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे आप लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उस चीज़ को भी आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।